गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025855। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। The number 2.52 bar when written as the fraction and reduced to lowest term, the sum of numerator and denominator is। संख्या 2.52 को जब हम भिन्न के रूप में लिखा जाए और निम्नतम पदों में सम्मानित किया जाए तो अंश व हर का योग बताना है। अब देखो ये 2.52 पर बार है, ये हमारे पास 52 पर बार है। अब यहाँ से अगर मैं बार हटाऊंगा तो यहाँ से क्या होगा, 2 सही 52/99। अब मैं यहाँ से अगर इसको सोल्व करूँ तो 2 + 52/99, एलसीएम आ जाएगा 99। 2 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 + 52, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 250 और अपॉन में 99। अब 250/99 नहीं कट रहा, तो इसके अंश व हर का योग 250 + 99 क्या बना 349। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमें इसका सही आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। A right circular cylinder, a hemisphere and a right circular cone stand on the same base and having the same height. The ratio of their volume is। हमारे पास एक सिलेंडर है, एक हमारे पास हेमिस्फीयर है और एक कोन है। इन सब की रेडियस भी सेम है और इनकी हाइट भी सेम है, तो हमें इनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है कि क्या होगा। तो देखो अगर इनकी हाइट सेम है, ये हमारे पास सिलेंडर बना, ये हम लोगों ने यहाँ पर हेमिस्फीयर बनाया और ये हम लोगों ने यहाँ पर कोन बनाया। तो अब देखो हेमिस्फीयर के लिए हाइट जो होगी रेडियस होगी, तो ये भी आर के बराबर, ये भी आर के बराबर, ये सब की रेडियस आर आर। तो अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³ और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। अब h बराबर किसके हो जाएगी, r के, क्योंकि हाइट सेम है। तो यहाँ पर हाइट सेम है तो ये हाइट r के बराबर, तो ये सब में आर आर, तो क्या जाएगा πr² × r, r³ 2/3 πr³ और 1/3 πr³। तो πr³ कट गया, बटा वाला 3 हटाने के लिए सबको 3 से गुना करा, तो रेशो क्या है 3:2:1। तो इनके वॉल्यूम का रेशो क्या आ जाएगा 3:2:1। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 53। 1/3 of a certain journey is covered at the rate of 25 km/h, 1/4 of the rate of 30 km/h and rest at 50 km/h. The average speed for the whole journey is। एक तिहाई दूरी हमने 25 की स्पीड से तय करी, 1/4 30 की स्पीड से तय करी, बटा में 3 और 4 है, तो एलसीएम क्या है 12। तो मैं टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ 120। टोटल डिस्टेंस अपन मान लेते हैं 120 किलोमीटर। अब 1/3 मतलब 40 किलोमीटर डिस्टेंस हमने किस स्पीड से ट्रेवल करी, 25 की स्पीड से। 1/4 जो डिस्टेंस है इसका 1/4 करूंगा तो 30 किलोमीटर हमने किस स्पीड से तय करी, 30 की स्पीड से, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो हमने 50 की स्पीड से तय करी। तो हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी, 40 और 30 70 120 में से गया तो बचा 50 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर डिस्टेंस अगर 25 की स्पीड से तय करेंगे तो टाइम कितना 40/25 या 8/5 आवर्स। 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से 1 घंटा, 50 किलोमीटर 50 की स्पीड से 1 आवर, तो टोटल टाइम कितना आ गया 8/5 + 1 + 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 18/5 घंटे, या तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 से ही 3/5 घंटे, 18/5 घंटे। दूरी 120 किलोमीटर, एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
तो 120 में 18/5 का भाग दे दें। 6 से गया 20 बार, 6 से गया 3 बार, तो 20 × 5 100/3 या 33 से 1/3। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 33 से 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ए शॉपकीपर मार्क ए प्रॉफिट ऑफ 20% even after giving a discount of 10% on the mark price of the article. If the mark price is 500 then the cost price of article is। हमें कह रहा है वो 10% का डिस्काउंट देता है फिर भी 20% का लाभ कमाता है। एमआरपी पता है, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो एक छोटा सा फॉर्मूला एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। एमआरपी 500, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, 20% का लाभ कमाता है, 100 प्लस 20 120, डिस्काउंट देता है 10% का, तो 100 माइनस 10 90। 30 से चला गया 4 बार, ये चला गया 3 बार, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 500 गुना 3/4, 4 से गया 125 बार, 125 × 3 375 रुपये। तो इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 375 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर 1, ए बी 0 नहीं है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बतानी। ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर 1, अगर अपन इसका एलसीएम ले ले तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0। ये हमारे पास बना। अब हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 0 है तो ए प्लस बी को अगर 0 से गुना करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 0, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 56। 10a बराबर n अपॉन n प्लस 1, 10b बराबर 2n प्लस 1, तो a प्लस b हमें बताना है कि किसके बराबर है। अगर मैं 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाऊं तो ये क्या बनेगा 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम लोगों को 10a 10b का मान पता है, यहां रख दें, तो क्या लिखे n अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन के अंदर 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 इंटू में 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो देखो ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर अपन एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा n इंटू 2n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन में, यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 माइनस में n, एलसीएम वाली टर्म्स आपस में कट जाएंगी, तो ये क्या बनेगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन में 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 माइनस में n से n कट गया, तो क्या बना 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन में 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, मतलब क्या बन गया 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब 10a प्लस b का मान अगर 1 है, 10a प्लस b का मान अगर 1 है तो ये कब होता है जब हमारे पास a प्लस b कितना हो 45 डिग्री या π/4, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। 45 डिग्री कह सकते हैं या रेडियन में कहें तो π/4 रेडियन, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। A shopkeeper allows a rebate of 25% to the buyer. He sell only smuggled goods. As a bribe, he pay 10% of the cost of article. If his cost price is 2500, then find what should be the mark price if he desire to make a profit of 9.09%.
अब हमें पता है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपये। 10% हमें ये पता है कि रिश्वत के रूप में देता है, तो ये जो 10% पे करेगा रिश्वत के रूप में 250 रुपये, ये इसके कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होंगे। तो अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 2750 रुपये। अब ये कह रहा है कि इससे कितना प्रॉफिट चाहिए? 9.09% का। 9.09% का मतलब 9 से 1/11, 1/11% का प्रॉफिट चाहिए। 9 से 1/11% या 1/11 का, तो कॉस्ट प्राइस 11, प्रॉफिट 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना? 12। अब 11 की वैल्यू अगर 2750 रुपये, तो 1 की वैल्यू 250, तो 12 की वैल्यू 3000 रुपये। इसको हम कितने में बेचेंगे? 3000 रुपये में। लेकिन हमें ग्राहक को 25% का डिस्काउंट भी देना है। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? MRP पर। हमें पता है कि हम इसको बेचेंगे 3000 रुपये में, और डिस्काउंट कितना देंगे? 25% का। तो हमें इसका MRP चाहिए। डिस्काउंट हमेशा MRP पर मिलता है, फ्रैक्शन में लिखा 1/4, MRP 4, डिस्काउंट 1 का, सेलिंग प्राइस 3। 3 की वैल्यू 3000, तो 1 की वैल्यू 1000, तो 4 की वैल्यू 4000। तो इस आर्टिकल का MRP कितना आ गया? 4000 रुपये। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर x, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बताना है कि किसके बराबर है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर x। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर x स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1। 2 यहाँ से हटा दे तो 2 बटा में आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1/2। अभी यहाँ से हम ये कह सकते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। खोलेंगे तो सेम वही टर्म बन जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2। ये क्या साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है x स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखे? 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। 2 से चला गया 2 बार, तो 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन बी। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59। ए पर्सन टुक ए लोन of ₹6,000 for 3 years at 5% per annum compounded interest. He repay ₹2,100 in each of the first 2 years. The amount he should pay at the end of 3rd year to clear all his debts. एक व्यक्ति ने 6,000 रुपये लिए 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। 6,000 का 5% निकाले तो 300 रुपये, तो अमाउंट कितनी बन गई? 6,300 रुपये। अब इस 6,300 रुपये के अमाउंट में से वो कितने रुपए पे कर देता है? पहले साल 2100 रुपये। 2100 रुपये उसने पे कर दिए, तो उसकी अमाउंट जो बची वो कितनी? 4,200 रुपीज़। इस पर फिर से दूसरे साल 5% इंटरेस्ट लगेगा। 4,200 का 5% 210, तो अमाउंट हमारे पास कितनी बन गई? 4410 रुपये, 4410। इसमें से दूसरे साल फिर उसने कितने रुपए पे कर दिए? 2100 रुपये। तो अमाउंट हमारे पास कितनी बच गई? 2310 रुपये। इस 2310 रुपये पर फिर 5% से CI लगेगा। 2310 का अगर 5% निकाले 10% 231, 5% इसका आधा 115 रुपये 50 पैसे। तो अमाउंट कितनी बनी? 2310
प्लस 115 रुपये 50 पैसे, तो 2425 रुपये 50 पैसे। इसका मतलब अगर उसे अपना हिसाब क्लियर करना है तो तीसरे साल के अंत में कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 2425 रुपये 50 पैसे। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 60। सॉरी, फ्रॉम an internal point of an equilateral triangle, the length of the perpendicular drawn on three sides are respectively 6, 8 and 10 centimeter in length. Then each side of the equilateral triangle would be. ट्रायंगल के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर अगर हमने लंब डाले हैं तो हमें उसकी भुजा बतानी है कि क्या होगी। तो उसकी भुजा का मान होता है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये तीनों शीर्षों पर डाले गए, जो तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब है किसी भी बिंदु से उनकी लंबाई। तो A बराबर क्या होगा? 2/√3। तीनों की लंबाई क्या है? 6, 8 और 10। तो क्या बनेगा? A का मान 2/√3 इंटू 24, √3 से काटूंगा तो क्या जाएगा? 8√3, 2 से गुना करा 16√3। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या गई? 16√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 61। A and B together can do a piece of work in 15 days, while B and C together can do the same work in 25 days. A is twice as efficient as C, then how many days A, B, C together can do the same work? A और B किसी काम को कर सकते हैं 15 दिन में, B और C इस काम को कर सकते हैं 25 दिन में। सबसे पहले यहां से हमने टोटल वर्क निकाला 75, AB की एफिशिएंसी 5, BC की एफिशिएंसी 3। AB की एफिशिएंसी में से BC की एफिशिएंसी घटा दी तो A और C की एफिशिएंसी का डिफरेंस क्या है? 2। हमें कह रहा है यदि A की क्षमता C से 2 गुनी, तो इनका रेशो क्या है? 2:1। तो अब A की क्षमता C से 2 गुनी है, रेशो 2:1, डिफरेंस भी कितने का? 1 का। 1 की वैल्यू 2 पेड़ के बराबर, तो 2 की वैल्यू 4 पेड़ और 1 की वैल्यू 2 पेड़। इसका मतलब A 4 पेड़ लगाता है, C 2 पेड़ लगाता है, तो B कितने पेड़ लगाता होगा? 1। तो A, B, C तीनों मिलकर कितने पेड़ लगाते हैं रोज? 4 + 1 + 2 7 पेड़। तो तीनों मिलकर इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 75/7, तो क्या आ जाएगा? 10 से 5/7 दिन। तो इस काम को तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 10 से 5/7 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 62 नंबर। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज m. If the next 3 natural numbers are also included, then how much more than m will be average of these 8 numbers? 5 क्रमागत प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 मान ली, इनका एवरेज क्या होगा? 3 या m। अगली 3 संख्या अगर अपन इसमें इंक्लूड कर दें तो अगले 3 नंबर 6, 7 और 8 इंक्लूड करेंगे। तो अब इन 8 संख्याओं का अगर मैं एवरेज निकालूं तो क्या आ जाएगा? बीच वाली संख्या 4.5, एवरेज 3 से 4.5 हुआ तो कितना बढ़ा? 1.5। तो हमारे पास एवरेज m से कितना अधिक हो जाएगा? 1.5। ऑप्शन भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। A is twice as fast runner as B and B is thrice as fast runner as C. If C travel a distance in 1 hour 54 minutes, then the time taken by B to cover the same distance is. A B से 2 गुना तेज धावक है, B C से 3 गुना तेज धावक है। तो अगर मैं C की स्पीड मानूं 1, तो B से 3 गुना तेज धावक है, इसका मतलब B की स्पीड 3। A B से 2 गुना तेज धावक है, इसका मतलब A की स्पीड 6। अब इनकी स्पीड का रेशो 6:3:1। अब इन्होंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी, डिस्टेंस कांस्टेंट थी,
तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तीनों की स्पीड का रेशियो 6:3:1, तो टाइम का रेशियो 1/6:1/3:1/1। एग्जैक्ट रेशियो चाहिए, सबको 6 से गुना करा तो टाइम का रेशियो 1:2:6। अब C को एक दूरी तय करने में टाइम लगा 1 घंटा 54 मिनट। वही दूरी B कितने समय में तय करेगा हमें ये बताना है। 1 घंटा 54 मिनट मतलब 60 और 54 114 मिनट। इसकी रेशियो में वैल्यू 6, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 2 की। 2 से क्या 3 बार, 3 3 9 बच जाएगा, तो 24 चला जाएगा 8 बार। तो B को यही दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा 38 मिनट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। A dealer buy an article mark ₹25,000 with successive discount of 20% and 5%. He spent 1,000 on the repair and sell it for 25,000. Then his gain percentage is। किसी आर्टिकल का MRP हम लोगों को दे रखा है 25,000 रुपये। इस पर एक डिस्काउंट मिला 20% का। 25,000 का 20%, 10% 2,500, 20% 5,000, तो 5,000 का डिस्काउंट मिला तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए था 20,000 रुपये। लेकिन इस पर फिर से उसे दूसरा डिस्काउंट मिला कितने परसेंट का 5% का। 20,000 का 10% 2,000, 5% 1,000, तो इसने ये आर्टिकल कितने में बेच दिया दुकानदार ने 19,000 रुपये में। इसका मतलब उस व्यक्ति ने ये 19,000 में खरीदा। इसकी मरम्मत पर उसने 1,000 रुपये खर्च करे। 19,000 रुपये में खरीदा, 1,000 रुपये खर्च करे तो उसको कितने का पड़ा 20,000 रुपये का। और उसने आगे इसे कितने में बेच दिया 25,000 रुपये में। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। 20,000 वाली चीज 25,000 रुपये में बेची तो प्रॉफिट 5,000 का। कितने पर 20,000 पर। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें 4 0 से 4 0 कैंसिल, 50/2 25%, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया 25% का। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 65। x² + 1/x² बराबर p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। हमें x³ + 1/x³ का मान बताना है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है x² + 1/x² बराबर p। अगर मैं दोनों साइड 2 जोड़ दूं तो x² + 1/x² + 2 बराबर p + 2। तो क्या x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर p + 2। तो x + 1/x बराबर रूट में p + 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x³ + 1/x³। तो a³ + b³ का एक फॉर्मूला होता है a + b इंटू में a² + b² माइनस में ab। तो x + 1/x की वैल्यू रूट में p + 2, x² + 1/x² p माइनस में 1। तो क्या आ जाएगा p + 2 का रूट इंटू p - 1। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया p - 1 इंटू के अंदर रूट p + 2। ये हमारे पास ऑप्शन बन गया इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। The external bisector of angle B and C of triangle ABC, where AB and AC extended to E and F respectively, meet at point P. एंगल BAC अगर 100 डिग्री है तो हमें इनका मेजर बताना है कि क्या होगा। अब देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। हमने इसकी AB और AC भुजा को E और F तक एक्सटेंड करा। इसके एक्सटीरियर एंगल B का और एक्सटीरियर एंगल C का जो एंगल बाइसेक्टर है वो किस बिंदु पर मिलता है P पर। एंगल BAC अगर हमें 100 डिग्री दे रखा है तो हमें क्या करना है BPC का मान बताना है कि क्या होगा। अब हम लोगों को पता है ये वाला एंगल A + C होगा, तो ये A/2 + C/2 होगा। ये वाला पूरा एंगल जो है
ये प्लस बी होगा तो हाफ एंगल a/2 प्लस b/2 होगा। अब हमें पता है इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो यहां से अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो ये आता है 90 डिग्री माइनस a/2। तो 90 डिग्री माइनस a, सो उसका आधा 50 डिग्री, 90 माइनस 50 40 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, BPC 40 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 देखो DI का क्वेश्चन है। द फ्लोइंग पाई चार्ट शोज द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इफ द टोटल एरिया ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 5 एकड़। एग्जामिन द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पूरे का एरिया 5 एकड़ है, हमें इसको पढ़ना और आंसर देने। द रेशियो ऑफ द एरिया अलॉटेड फॉर रेजिडेंशियल एंड रोड पर्पज इज। हमें आवास और सड़क के लिए जो आवंटित क्षेत्र है उसका अनुपात बताना है। आवासीय रेजिडेंशियल एरिया ये रहा, रोड एरिया ये वाला। तो रेजिडेंशियल एरिया 144 डिग्री और रोड के लिए अगर अपन देखें तो रोड के लिए 36 डिग्री। तो इनका रेशियो निकाले तो क्या है, 4:1। तो रेजिडेंशियल एरिया और सड़क के एरिया के लिए जो आवंटित क्षेत्र है उसका रेशियो क्या है, 4:1। तो ऑप्शन हमारे पास आ गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया अलॉटेड फॉर, हमें कह रहा है जलाशय। अच्छा, जलाशय और हरित क्षेत्र के लिए मिलाकर कुल हमें क्षेत्र का प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। तो जलाशय हमारे पास क्या है, द टोटल परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया अलॉटेड फॉर क्या आएगा, वाटर बॉडी एंड ग्रीन जोन टुगेदर इज। चलिए कोशिश करते। जलाशय वाटर बॉडी ये रहा और हरित क्षेत्र ग्रीन जोन ये वाला। तो जलाशय हमारे पास कौन सा है, ग्रीन जोन तो ये रहा 108 डिग्री। जलाशय की अगर बात करें तो जलाशय हमारे पास ये रहा 18 डिग्री। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ, 108 डिग्री प्लस 18 डिग्री 126 डिग्री। हमें बताना 126 डिग्री 360 का कितना परसेंट है, तो 126 डिग्री अपॉन 360 परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 कैंसिल। 6 से गया 6 बार, 6 से चला गया 21 बार, 3 से गया 2 बार, ये गया 7 बार, 2 से गया 5 बार, 7 × 5 35%। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो जलाशय और हरित क्षेत्र के लिए मिलाकर कुल क्षेत्र का प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। हमें कह रहे हैं लैंड अलॉटेड फॉर ग्रीन जोन इज ग्रेटर देन फॉर द कमर्शियल पर्पज बाय। हरित क्षेत्र के लिए आवंटित भूमि वाणिज्य क्षेत्र के लिए आवंटित भूमि से कितनी अधिक है। अब हरित क्षेत्र ग्रीन जोन के लिए हमारे पास 108 डिग्री है। फिर वाणिज्य भूमि अगर अपन कमर्शियल एरिया देखें तो कमर्शियल एरिया हमारे पास 54 डिग्री। तो कितना ज़्यादा है, 54 डिग्री। अब 54 डिग्री किसका, 5 एकड़ का। पूरा एरिया में एकड़ के अंदर बताना है, तो पूरे 5 एकड़ की वैल्यू कितनी, 360 डिग्री। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 54 डिग्री की। तो 18 से गया 20 बार, 18 से गया 3 बार, 5 से गया 4 बार, तो क्या आएगा 3/4 एकड़। तो कितना अधिक है, 3/4 एकड़ अधिक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। x + y = 30, तो x की पावर 4 y² का अधिकतम मान हमें बताना है कि क्या होगा। हमें x की पावर 4 और y² का अधिकतम मान बताना है, तो इनकी पावर का जो रेशियो है वो 4:2 या 2:1 है। तो हमें क्या करना है, इस 30 को 2:1 में डिवाइड करना है। 2:1 में डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 10। तो मेरे पास x की जगह 20 रख दूंगा और y की जगह 10। तो 20 की पावर 4 इंटू में 10 की पावर 2। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71। The angle of the elevation of the top of building and top of the chimney on the roof of the building
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर x एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हमारे पास ग्राउंड से किसी एक बिल्डिंग के शीर्ष का और इस बिल्डिंग के ऊपर एक हमारे पास कोई चिमनी लगी हुई है, उस चिमनी के शीर्ष का एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण दे रखा है। एक एंगल है x डिग्री, दूसरा एंगल है 45 डिग्री, ये हमें दे रखा है। हमें इमारत की जो हाइट है वो h दे रखी, तो हमें क्या करना है, चिमनी की हाइट बतानी है कि क्या होगी। अब देखो सारे ऑप्शन कोट या 10 की टर्म में। चलिए मुझे इस चिमनी की हाइट बतानी है कि क्या होगी। अगर मैं इस दूरी को a मान लूं, इस दूरी को अगर मैं a मान लूं, तो यहां से अगर मैं कोट x का मान निकालता हूं तो कोट x क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, h कोट x। अब अगर यहां से मैं कोट 45 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो ये मेरे पास a है, तो ये पूरी भी क्या होगी, a हो जाएगी। तो चिमनी की हाइट क्या होगी, a माइनस एच। अब चिमनी की हाइट a माइनस एच, तो a माइनस एच का मान निकालें, a की वैल्यू h कोट x माइनस में h। तो क्या h कोट x माइनस h ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया, h कोट x माइनस h। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 72 नंबर। In triangle ABC, AB is equal to 12, BC is equal to 18, AC is equal to 10. D is the point on the side BC, such that the end circle of this both triangle touches AD at point E. Then find out the value of CD. हमें CD की मान बताना है कि क्या होगा। हम लोग एक छोटी सी बात जानते हैं, वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर मैं यहां पर इन पॉइंट्स को नाम दे दूं, इस पॉइंट्स को नाम दे दूं, इस पॉइंट को नाम दिया P, इस पॉइंट को नाम दे दिया Q, इस पॉइंट को नाम दे दिया T, इस पॉइंट को नाम दे दिया S, तो क्या BP और BQ बराबर होंगी, इनको अपन XX मान लें। फिर क्या AQ Y होगी, AEB Y होगी और ASB Y होगी। फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास Z होगी PD, DE भी Z होगी और DT भी Z होगी। TC को अगर मैं यहाँ पर नाम दूँ तो A और CSB A होगी, ऐसा हम कह सकते। तो AB हमारे पास क्या है, 12 है। AB को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, इसका मान कितना है, 12। फिर BC हमारे पास, BC अब हमारे पास क्या हुई, BC हमारे पास क्या हो गई, x प्लस 2z प्लस a, इसकी वैल्यू कितनी है, 18। AC का मान हमारे पास कितना है, AC में हमारे पास क्या आएगी, y प्लस a, इसका मान कितना है, 10। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, AB प्लस BC प्लस AC, तो क्या आएगा, x प्लस x 2x, y प्लस वाई 2y, 2z प्लस 2a बराबर 12, 18, 30 और 10 40। 2 का अगर भाग दे दूं तो x प्लस वाई प्लस z प्लस a बराबर क्या आ जाएगा, 20। मुझे वैल्यू बतानी है CD की, तो CD हमारे पास क्या है, a प्लस जेड। CD अगर a प्लस जेड है तो मुझे x प्लस वाई का मान चाहिए। x प्लस वाई का मान कितना है, 12। तो 12 प्लस जेड प्लस ए बराबर 20, तो जेड प्लस ए बराबर 20 माइनस 12 8। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। CD की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, 8, क्योंकि CD a प्लस जेड है, तो इसका आंसर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर। हमें इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। अब देखो इसको यहां से अगर मैं सोल्व करूं, 4.5 माइनस के अंदर 3.2 में 0.8 का भाग दूं तो क्या बनेगा, 4 गुना 5 प्लस 3 गुना 4 बटा में 6। 3 से गया 2 बार, 2 से गया 2 बार, तो क्या बना 4.5 माइनस 20
4.5 माइनस 20 प्लस 2, तो क्या बना 4.5 प्लस 2 6.5 माइनस का 20 तो माइनस का 13.5। ऑप्शन ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 74। The price of sugar has increased by 20%. A person want to increase his expenditure by 8% only. By what percent should he decrease his consumption? चीनी का जो रेट है वो 20% बढ़ गया। चीनी का जो रेट है वो हम लोगों को पता है कि 20% बढ़ गया। इसका यूज हम कितने परसेंट कम करें ताकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ कितना परसेंट बढ़े, 8%। तो अगर मैं मानूं कि हमारा चीनी पर खर्चा पहले 100 था, 100 रुपये खर्च कर रहे थे, रेट 20% बढ़ गया तो खर्चा 120 हो गया, लेकिन हमें खर्चा 8% ही बढ़ाना है। इसका मतलब कितना करना है, 108 रुपये। आज खर्चा हो रहा है 120 रुपये, करना कितना है 108 रुपये। कितने रुपए कम करना है, 12 रुपये। किससे, 120 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो 12 से 12 चला गया 10%। तो हमें हमारा यूज कितने परसेंट कम करना है, 10%। तो हमें खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पेपर का, लास्ट क्वेश्चन 75। The difference between the compound interest and simple interest on rupees X at 8% per annum for 2 years is 19.20. What is the value of X? 2 साल के CISI के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2। डिफरेंस हमारे पास कितना है, 19 रुपये 20 पैसे। प्रिंसिपल की जगह क्या है X, रेट कितनी है 8%, तो 8/100 का स्क्वायर, तो 8/100 2 बार लिख दें। यहाँ से पॉइंट हटाया बटा में 100, 100 से 100 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आई, 1920 इंटू 100 अपॉन में 8 इंटू 8। तो 8 से गया 8 दूनी 16, बच जाएगा मेरे पास 3, 32 चला जाएगा 4 बार 240। 8 से गया 30 बार, 30 गुना 100 3000 रुपये। तो हमारे पास उसका प्रिंसिपल कितना है, 3000। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये फॉर्मूला याद हो तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, सीधा कैलकुलेशन करते ही आंसर आ जाता है। चलिए, तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहें।